ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली खबर पहलगाम हमले की जांच से जुड़ी हुई। एनआईए चीफ आज खुद बेस्टरन घाटी पहुंचे और घटना वाली जगह पहुंचकर जांच की। आतंकियों के बारे में जानकारी ली और उनके रूट का भी मुआयना किया गया। दूसरी खबर गिड़गिड़ाते पाकिस्तान की है। भारत के हमले से घबराया पाकिस्तान दर-दर मदद की भीख मांग रहा है। अब उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परमाणु युद्ध रुकवाने की गुहार लगाई है। तीसरी खबर भारत के एक्शन की। पानी, वीजा और एयर स्पेस बंद करने के बाद भारत अब शिपिंग लाइन और डाक सेवा निलंबित करने की तैयारी कर रहा है। चौथी खबर जातीय जनगणना से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद विपक्षी दलों में क्रेडिट लूटने की होड़ मच गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को श्रेय दिया तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे पीडीए की जीत बताया है। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पड़ोस में बैठे दुश्मन यानी पाकिस्तान की। और इससे जुड़ी खबर की, कंगाल पाकिस्तान के पास है तो वैसे कुछ भी नहीं, तो वो हमेशा ऊपर वाले का नाम लेकर देश चलाने की बात करता है। लेकिन जंग लड़ने के लिए सिर्फ हौसला नहीं बल्कि दिमाग की भी जरूरत होती है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सलाह देने के लिए हमारे देश में एनएसए अजीत डोभाल हैं। पाकिस्तान में 2022 के बाद से ये पद खाली था, लेकिन कल आधी रात पाकिस्तान ने आईएसआई के डीजी आसिम मलिक को ही अपना एनएसए बना दिया। ऐसा करके उसने भारत सरकार की नकल करने की कोशिश की है। ये जानकारी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से अब पाकिस्तान डरा हुआ है और लगातार वो जिस तरीके से कोशिश कर रहा है खुद को बचाने की, खुद को ये बताने की दुनिया को कि आखिर उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार यहाँ ये भूल गई कि नकल तो उसने कर ली, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। और अभी शहबाज सरकार ने अपनी अकल सेना के आगे सरेंडर कर रखी है। इसका लाइव प्रसारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखा। पाकिस्तानी सेना की तैयारी का गुणगान करने आए डिप्टी पीएम इशाक डार से वहां के पत्रकार ने तीखे सवाल किए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें? शहबाज के ढीले रवैये पर सवाल उठा रहे पत्रकार के माइक को पहले बंद किया गया। करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है। आपका मुंतखब ऐवान के तहत तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इसके फौरन बाद सेना के प्रवक्ता ने पर्चे पर कुछ लिखा, उसे डिप्टी पीएम को दिया। तब जाकर सरकार को बोलने की हिम्मत मिली। कि आपको ये भी नहीं पता तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसे गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दुनिया ने देखा जब पाकिस्तानी हुकूमत को पत्रकार के सवाल के जवाब में अपनी नाकामी दिखी तो मुद्दा भारतीय चैनलों की ओर मोड़ दिया गया। दुनिया के किसी भी बड़े देश ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान नहीं दिया है, जबकि पहले बातचीत से सुलह करने की वकालत करने वाला अमेरिका अब भारत को समर्थन कर रहा है। आतंक पर इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। यानी अगर सहयोगी देश नहीं कहते तो पाकिस्तानी पहले भी हमला कर सकते थे। The world leaders I have been speaking to in the last few days after this incident, who have been requesting for the exercise of restraint. अपने सहयोगियों का हवाला देकर शांति की बात करने वाला पाकिस्तान कह रहा है कि वो कभी आगे से हमला नहीं करेगा। Pakistan will not be the first one to resort to the any escalatory move. खुद को जिम्मेदार देश के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले पाकिस्तान ने ही सबसे पहले खुद को न्यूक्लियर पावर बताते हुए धमकी देने की कोशिश की थी। इसका जवाब दिया जाएगा, हम एक न्यूक्लियर पावर भी है। हालांकि अब तक उसका न्यूक्लियर पावर वाला भूत भी उतर गया होगा। तो देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके समर्थन में इक्का दुक्का देश को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, बल्कि लगातार जिस तरीके से उसे ये बताया जा रहा है कि आतंक की जो दुकान उसने खोली है उसे बंद करना होगा। इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी जा चुकी है। कल देर रात अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बातचीत की। भारत से बातचीत में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का नजदीकी साझेदार बताते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ रहने की वकालत की, जबकि पाकिस्तान को सख्त लहजे में हमले की जांच में सहयोग करने को कहा। उधर पाकिस्तान को जब अमेरिका से बात करने का मौका मिला तो उसने यहाँ भी अपने आप को गिड़गिड़ाते हुए बेगुनाह साबित करने की कोशिश की।
खबरें हैं कि शहबाज अमेरिका को गिनाने लगे हैं कि जी हमने तो आतंक के खिलाफ लड़ाई में 90,000 लोगों को खोया, 12 लाख करोड़ का नुकसान भी हो गया। पाकिस्तान ने बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। अमेरिका ने भी उसकी बात सुनने के बाद फोन रखा और कहा कि आप शांति बनाए रखने में सहयोग करें। अब चाहे ट्रंप आए या पुतिन या कोई भी देश, हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान ही आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है। पाकिस्तान अभी इतना डरा हुआ है कि वो हमारे हर एक एक्शन से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जैसे हमने अपना एयर स्पेस उसके लिए 23 मई तक बंद कर दिया, तो उसने पहले से बंद अपने एयर स्पेस में हमले के डर से जैमर लगा दिए हैं। डर है कहीं किसी रात हमला ना हो जाए, भारत हमला ना कर दे। एलओसी पर पाकिस्तानी सरकार ने हमारी तैयारी देखी, बॉर्डर पर टैंक देखे, राफेल का परीक्षण देखा, तो चीन की मदद से लाए गए अपने एंटी मिसाइल प्रणालियों की तैनाती बढ़ा दी। भारतीय नौसेना ने 30 अप्रैल से 3 मई तक अरब सागर में युद्धाभ्यास की वार्निंग दी, तो बदले में पाकिस्तान भी 2 मई तक युद्ध करने की अपनी क्षमताओं को परखेगा और ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान भारत के हर एक कदम से डरा हुआ है। देखिए, अरब सागर में भारत ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत से मिसाइल दागी, तो डर के मारे पाकिस्तानी नेवी का चीफ नावीद अशरफ अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचा और उन्हें जंग के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तानी नेवी का दुश्मन यानी भारत, और भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तानी नेवी अपनी तैयारियों को धार देने का नाटक करती दिखी। ये पाकिस्तानी नेवी की ताकत का कोई परीक्षण नहीं था, ये बस खुद के बचाव की कोशिशें थी, क्योंकि उससे पहले भारतीय नेवी ने अरब सागर में मिसाइल दागकर पहले ही पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी। इसी के जवाब में पाक नेवी का हेड अपने सैनिकों को टारगेट दे रहा है। अपना जो मिशन है उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करना है। प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर पाक फौज को समझना चाहिए कि भारतीय नेवी के पास 233 जहाज है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 121। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास एक भी नहीं। हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, उनके पास एक भी नहीं। हमारे पास 18 सबमरीन हैं, उसके पास सिर्फ 8 हैं। कल को जंग हुई तो भारतीय नेवी के आगे पाकिस्तान अपने दम पर तो एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने एयर स्पेस दूसरे के लिए बंद कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के विमान पाकिस्तान की वायु सीमा से होकर नहीं गुजरेंगे और ना ही पाकिस्तान के विमान भारतीय वायु सीमा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस फैसले से दोनों देशों की एयरलाइन कंपनीज को तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब दोनों देशों के विमानों को लंबा और घुमावदार रास्ता तय करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस के उड़ान समय में औसतन 1 से 1.5 घंटे की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी वजह से भारतीय एयरलाइंस को हर हफ्ते 77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। खासतौर पर यूरोप और अमेरिका जाने वाले विमानों का सफर लंबा और महंगा भी हो जाएगा। इसके साथ इसी तरह पाकिस्तानी एयरलाइंस के दक्षिण एशियाई देशों का सफर महंगा साबित होगा। इस्लामाबाद से कुआलालंपुर की उड़ान अभी 5.5 घंटे में पूरी होती है, जो भारतीय एयर स्पेस बंद हो जाने के बाद अब 8.5 घंटे में पूरी होगी और इसीलिए ये दोनों ही देशों के लिए नुकसानदेह और महंगा भी साबित होगा। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान हर रोज भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का काम कर रहा है। ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की देखरेख और उसी के आदेश पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के झूठ की शुरुआत हुई 25 अप्रैल से, जब मर्द आजाद नाम के बॉट हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें ये कहा गया कि भारतीय सेना का एक सैनिक अशोक कुमार दावा कर रहा है कि पहलगाम हमला खुद भारत ने कराया और पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। मर्द आजाद की प्रोफाइल फोटो ही इसके पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के होने की गवाही दे रही है। वीडियो में मौजूद शख्स की तहकीकात करने पर सामने आया कि जिस शख्स को भारतीय सेना की ड्रेस पहनाकर आईएसआई ने झूठ फैलाया था, उसका असली नाम डॉक्टर मलिक कंजी है और वो कराची का रहने वाला है। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पाकिस्तान से भारत के खिलाफ करीब 91 झूठ सोशल मीडिया पर फैलाए गए। एक झूठी पोस्ट को वायरल करवाने के लिए 128 बोट अकाउंट्स का सहारा लिया जाता है और ऐसे 6 बोट अकाउंट्स हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। हर बार झूठ सबसे पहले इनके पोस्ट से ही फैलता है। आईएसआई की तरफ से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ को पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं, उनके अखबार छाप रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ये झूठ आईएसआई के अकाउंट्स फैला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक्स 2024 से बैन है।
सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ की पड़ताल करने पर ये साफ हो गया कि ये न सिर्फ ISI के अकाउंट्स की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की IP एड्रेस से ही झूठ का खेल खेला जा रहा है। तो IP के सारी जो पूरी वहां पर कड़ी निकलती है वो पाकिस्तान निकलती है, यानी ये सारी चीजें ISI के द्वारा ही की जा रही हैं। मोहम्मद आसिफ पैरेडी नाम के ISI के बॉट अकाउंट ने 29 अप्रैल को एक्स पर लिखा कि भारत ने नॉर्थ कमांड के पूर्व प्रमुख MV सुचिंद्र कुमार को इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान का ARY न्यूज ये झूठी खबर बिना किसी जांच के ही ISI के कहने पर चलाने लगा। ये तो इनकी वॉर का हिस्सा रहा ही है, इन्फॉर्मेशन वॉर का, और जितना ये गोलियां सरहद पर चला रहे हैं उससे ज़्यादा तो साइबर स्पेस में चलाते हैं। पाकिस्तान के इसी झूठ पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उसके कई YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, ये तो साफ है कि पाकिस्तान झूठ का सहारा लेकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देता रहा है। पहलगाम हमले को लेकर भारत से तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से जुड़ी हुई फर्जी खबर उड़ा दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसी वीडियो को नया बताकर बुधवार को दिन भर चलाया। वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर LOC पर बंकरों का मुआयना करते दिख रहे हैं। वीडियो में आसिम मुनीर पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात करते दिखे। कई पाकिस्तानियों ने तो सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर की शान में कसीदे गढ़े और ये भी लिखा कि करो हमला। 30 अप्रैल को यह वीडियो पाकिस्तानी मीडिया ने बिना किसी पड़ताल के खूब चलाया, लेकिन पाकिस्तानी सेना का झूठ कुछ ही देर बाद पकड़ा गया। पाकिस्तानी मीडिया ने जो वीडियो नया बताया वो दरअसल दिसंबर 2022 का है, लेकिन भारत के संभावित हमले में डरी पाकिस्तानी सेना इस कदर खौफ में है कि अपने ही आर्मी चीफ को दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करने का संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहे। इधर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार LOC पर भारत को अंतिम फैसला कर लेना चाहिए। अगर आतंकियों ने लॉन्चिंग पैड्स की जमीन खाली कर दी है तो भारत के लिए ये सही मौका है। करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। देखिए, ये बात बरसों से सबको पता है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को कश्मीर में बैठे हुए कुछ गद्दारों की मदद मिलती है, तभी पहलगाम जैसा हमला होता है। आइए आतंक की एक एक कड़ी जोड़कर आपको बताते हैं, आप समझिएगा इसे। देखिए, इस आतंक की कड़ी में सबसे ऊपर होता है मास्टरमाइंड। इस केस पे हाफिज सईद और ISI मास्टरमाइंड है। उसके बाद आते हैं हैंडलर, जो आतंकियों को हमले का रोड मैप तैयार करके देते हैं। उसके बाद आते हैं आतंकी जो हमला करते हैं, और फिर उसके बाद कश्मीर में ISI के ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों की मदद करने का काम करते हैं। और फिर सबसे आखिरी कड़ी होती है सफेदपोश मददगारों की, जो रहते तो आम लोगों की तरह ही हैं, लेकिन ये घाटी में ISI एजेंट्स की मदद करते हैं। सेना इन्हीं मददगारों और पाकिस्तान समर्थकों को अब पकड़ने का काम कर रही है। कश्मीर के आम लोगों के बीच रहने वाले इन गद्दारों को ढूंढने के लिए अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमले की जांच कर रही NIA आतंकवादी संगठनों के समर्थकों को भी शक की निगाहों से देख रही है। और इसी शक के बिना पर पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी की गई। NIA सूत्रों के मुताबिक अलगाववाद के समर्थकों के घर की तलाशी ले रहे जवानों को छापेमारी के दौरान कई देश विरोधी सामान मिले। ये देश विरोधी सामान इस ओर इशारा कर रहा है कि घाटी में प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में आतंकियों की मदद की है। सेना ने LOC के पास करीब 100 संगठन और उससे जुड़े लोगों के यहाँ रेड मारी। उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोग आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार संपर्क में थे।
घाटी में सेना संदिग्धों को पकड़कर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पहलगाम के बाजार में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी दुरुस्त किया गया है। इन कैमरों के जरिए पहलगाम आने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखने का काम किया जा रहा है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि इन कैमरों में दिखी तो वहां मौजूद सुरक्षा बल एक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। एनआईए की जांच के बीच बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के मेंटेनेंस का काम तेज हो गया है। पहलगाम के मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि मेन मार्केट में जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको भी अब जो है वो यहाँ पर और अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। जो मेंटेनेंस टीम के जाने के बाद भी कैमरे सही से काम करें, इसका इंतजाम भी किया गया। जो सीसीटीवी कैमरा खुले में थे अब उनके चारों ओर जो जालियां हैं वो लगाई जा रही हैं ताकि किसी पक्षी की वजह से या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इन सीसीटीवी कैमरास को नुकसान न पहुंचे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पहलगाम के ऊपरी इलाकों में जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा रही है। साथ में पैदल चलने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद दिखे। पहलगाम हमले की जांच के दौरान पहली बार एबीपी न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की दर्ज एफआईआर की कॉपी मिली है। एफआईआर की इस कॉपी में वारदात का एक-एक ब्यौरा दिया गया है। 140 करोड़ भारतीयों को रुला देने वाली वो क्रूर हरकत, उस दिन क्या हुआ था, ये बातें आपने चश्मदीदों की जुबानी सुनी है। उस दरिंदगी के कुछ वीडियो आपने देखे हैं। अब हम आपको उस एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें हमले की शुरुआती जानकारी दर्ज है। पहलगाम थाने में 22 अप्रैल को ही दोपहर 2:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। इस प्राथमिकी में हमले का समय 1:50 से 2:20 का लिखा गया है। हालांकि एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक आतंकी हमले के समय घड़ी की सुइयां दोपहर के 2:25 का समय दिखा रही थी। दोपहर 2:30 बजे दर्ज की गई इस एफआईआर में क्या लिखा है ये भी आपके लिए जानना समझना जरूरी है। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पूर्व नियोजित हमला किया। इस दौरान हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमलावरों ने पहलगाम में पर्यटकों पर जानबूझकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी की घटना में कई पर्यटक घायल हुए और कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये शुरुआती रिपोर्ट है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद दर्ज किया। बाद में इस केस को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया और अब इसी एफआईआर को आधार बनाकर जांच में मिले तथ्यों के साथ एनआईए आगे के एक्शन की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। एनआईए के डीजी ने आज खुद बैसरन घाटी जाकर करीब 3 घंटे तक मुआयना किया। इस दौरान एनआईए डीजी ने हमले की पूरी जानकारी भी ली। पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जिम्मा संभालने के बाद एनआईए महानिदेशक सदानंद दाते पहलगाम पहुंचे। यहां उन्होंने बैसरन घाटी का दौरा किया और सुरक्षा अधिकारियों से हमले से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के भी तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। एनआईए की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो पता लगा सके कि आतंकी यहाँ पर दाखिल कैसे हुए, आतंकियों को किसने मदद की और आतंकी भागे कहाँ। और इसी कड़ी में यहाँ पर आज टीम जो है वो 9वें दिन भी बैसरन वैली का रुख कर रही है। 2 दिन पहले क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया था ये समझने के लिए कि वहाँ क्या हुआ। इस दौरान एनआईए डीजी ने तमाम सबूतों को सिलसिलेवार तरीके से देखा और जंगलों के अंदर जाकर भी पड़ताल की। बैसरन घाटी के एग्जिट और एंट्री रूट का मुआयना किया। तकरीबन 3 घंटे तक एनआईए डीजी जो सदानंद दाते हैं उन्होंने पूरी बैसरन घाटी का मुआयना किया। खास करके जो बुलेट शेल्स थी यानी कि जो गोलियों के खोखे थे उसका भी मुआयना किया गया कि ये आखिर बुलेट शेल्स जो हैं वो कहां पर निर्मित किए गए थे। इस बीच खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले में अलगाववादी संगठनों पर भी एनआईए के शक की सुई घूम गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों की यहां छापेमारी हो रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। पहलगाम हमले को लेकर हर दिन नया खुलासा हो रहा है और अब जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों ने हमले के लिए बैसरन घाटी पहले 3 और जगहों पर रेकी की थी और उसके बाद फिर बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेकी करने के लिए आतंकी हमले से 1 हफ्ते पहले ही पहलगाम पहुंच गए थे। यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ आतंकियों ने कई संभावित टारगेट की रेकी की, जिसमें पहली रेकी आरू घाटी में, दूसरी अम्यूजमेंट पार्क में, तीसरी रेकी बेताब वैली में। आतंकी रेकी करने सबसे पहले आरू घाटी पहुंचे, लेकिन वहां सुरक्षा बलों के कैंप देखकर आतंकियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पहलगाम से ये रास्ता आड़ू वैली तक जाता है। हालांकि अभी फिलहाल ये सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के जवान जो है वो यहाँ बैरियर लगा हुआ है। आरू वैली के बाद जो दूसरी जगह आतंकियों ने रेकी की वो अम्यूजमेंट पार्क था, जहां आतंकियों ने अंदर जाकर पूरे पार्क की रेकी की।
लेकिन भीड़ कम होने की वजह से आतंकियों ने यहाँ हमले नहीं किए। ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की, लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहाँ पर कम थी, इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। आतंकियों ने बैक टू बैक 2 जगह रेकी की और दोनों ही जगहों को नकार दिया। दरअसल आतंकी एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर भीड़ ज्यादा हो और सुरक्षा की तैनाती ना हो, लेकिन जब 2 जगह रेकी करने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली तो फिर तीसरी जगह रेकी की गई। आतंकियों ने तीसरी रेकी बेताब वैली में की। यहाँ भीड़ भी काफी थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ने की वजह से इस इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, जिसकी वजह से आतंकियों ने यहाँ भी हमले का प्लान त्याग दिया। लेकिन ये बात आतंकियों ने OGW को नहीं बताई। बेताब वैली का रास्ता है, ये अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ता है, जिस वजह से इस रास्ते पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो ज्यादा थी, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी थी। इस वजह से आतंकियों ने बेताब वैली को अपनी दहशत फैलाने की जगह से चुनने से जो है वो नकार दिया। इसके बाद हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को आतंकी रेकी करने बैसरन घाटी गए, जहां आतंकियों ने काफी देर तक रेकी की। हमले के लिए आतंकियों को जिस तरह की जगह की तलाश थी वो बैसरन वैली में मिल गई, क्योंकि ये पूरा इलाका जंगल से घिरा था और सुरक्षा न के बराबर थी। जांच में गिरफ्तार किए गए एक ओवरग्राउंड वर्कर ने बताया कि आतंकी घटना से 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी में मौजूद थे और एक स्पॉट की रेकी कर रहे थे। रेकी करने के दौरान आतंकियों ने सैलानियों से भी सवाल जवाब पूछे थे। ठीक ऐसा ही दावा महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले युवक ने भी किया था। 21 तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। और उसके बाद उनमें ऐसे मतलब वो बात चल रही थी कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ऐसा वो बोलकर वहाँ से निकल गए। युवक ने ये भी दावा किया कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों के स्केच जारी किए उसमें से एक आतंकी 21 अप्रैल को भी मौजूद था। तो उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। यानी आतंकी हमले से पहले घटना स्थल पर घूम रहे थे। वहीं पहलगाम हमले की जांच कर रही NIA को शक है कि करीब 20 ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की मदद की थी। देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान लौटने वाले लोगों के लिए अटारी वाघा बॉर्डर खुला रहेगा, लेकिन पाकिस्तान जाने वालों का दर्द खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के दरवाजे अपने लोगों के लिए ही नहीं खोल रहा। ये नबीला है, इनके पास भारत का पासपोर्ट है, लेकिन बच्चे पाकिस्तानी नागरिक है। पहलगाम की घटना ने इनको अटारी बॉर्डर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम बच्चों के साथ ही जाएंगे, वरना बच्चे भी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो हम बच्चों के साथ ही जाएंगे। और आज हमें किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। मेरे बड़े बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं, मेरा बच्चा एक पैरालाइज है, बड़ा बच्चा। नबीला के ही बगल में शर्मीन बैठी हैं। उनका दर्द भी नबीला से जुदा नहीं। उनकी भी एक ही बात है, उनको किसी भी तरह पाकिस्तान जाना है, पति और बच्चों से मिलना है। 12 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी 2 बेटियां जो हैं वो चली गई हैं अपने पापा के साथ। मैं किसी भी हाल में आज जाऊंगी, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी हजारों कहानियां हैं। अब इनसे मिलिए। कार के अंदर 2 बहनें बैठी हैं। नाम साइदा जमीर फातिमा और साइदा सगीर फातिमा है। ये भारत में 1, 2, 5 या 10 साल से नहीं, बल्कि 43 साल से रह रही हैं। अब इनका पाकिस्तान में कोई नहीं बचा है। 83 में हम नहीं जाना चाहते। मेरे वाला साहब की डेथ होगी, भाई था उसकी भी, मदर आई थी हमारे साथ, उनकी भी डेथ होगी। तो हम 2 बहनें वहाँ कहाँ जाएंगे, हमारा मकान नहीं, कुछ भी नहीं बाकी। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आए थे और अब बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। करने आए थे, अमृतसर साहब आए थे, हरमंदिर साहब, तो इंदौर गए तो वहाँ से आगे जाने का मना कर दिया हमें। हम हरिद्वार नहीं गए, मना कर दिया, तो वापस एग्जिट करवा के हम लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे हालातों की वजह से। इन तस्वीरों को आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को जरूर देखना चाहिए।
इस हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार ने आज ब्लड डोनेशन कैंप चलाया। इस दौरान उनकी पत्नी भावुक हो गई। एक परिवार के लिए, एक लड़की के लिए जिसका शादी से सिर्फ 6 दिन बाद उसकी आंखों के सामने सुहाग उजड़ गया, इससे असहनीय कोई वेदना नहीं हो सकती और इससे ज्यादा खौफनाक कोई दूसरी तस्वीर भी नहीं हो सकती। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के आंसू अभी भी नहीं थम रहे हैं। करनाल की महापौर को शादी की मेहंदी दिखाते समय भी हिमांशी की आंखें फिर छलछला उठी। निशब्द महापौर ने उनका हाथ पकड़ लिया क्योंकि इस दर्द का जवाब नहीं है। हिमांशी का और विनय के परिवार का दर्द असहनीय है। अभी वो अपने हाथ दिखा रहे थे कि मेरी मेहंदी आज तक भी, आप देखो कि मेरे हाथों की मेहंदी आज तक भी नहीं उतरी है। आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है और ये तस्वीरें उन्हीं के सम्मान में उनको याद करने के लिए आयोजित किए गए रक्तदान शिविर की है, जहां कुछ देर के लिए हिमांशी भी पहुंची थी और फिर उठकर चली गईं। उनको याद करने के लिए और उनकी उस शहादत को सम्मान देने के लिए करनाल की जो जनता है वो एकत्रित हुई है। दर्द में डूबी हिमांशी और विनय के परिवार ने बेटे को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए जो संदेश दिया है वो बहुत खास है। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. We want justice. All of us are going to blood donate today. रक्तदान शिविर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं स्थानीय विधायक ने भी परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी जान चली गई थी। कल उनके परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। आज राहुल गांधी ने शुभम के साथ साथ हमले में मारे गए सभी लोगों के लिए सरकार से शहीद के दर्जे की मांग की है। राहुल गांधी ने शहीद के दर्जे की मांग के साथ सोशल मीडिया साइट एक्स पर कानपुर के शुभम के परिवार का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें शुभम की पत्नी ने शहीद के दर्जे की मांग की थी। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी तक सबको मिलना चाहिए। समूचा परिवार अभी भी सदमे में है। शुभम को याद कर बार बार आंसू छलक जाते हैं। राहुल गांधी से मिलते समय शुभम के पिता का भी ऐसा ही हाल था। सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं, आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी ने शुभम की पत्नी ऐश्वर्या को ढाढ़स बंधाया और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए। शुभम की पत्नी के मुताबिक आतंकियों ने पहली गोली शुभम द्विवेदी को ही मारी थी जब वो मैगी खा रहे थे। जंग की आहट के बीच आरएसपुरा सेक्टर में सरहद पार खौफ का मंजर दिख रहा है। भारतीय सीमा से सटे हुए पाकिस्तान के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन इलाकों में बनी मस्जिदों में इन दिनों नमाज भी नहीं हो रही। आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में जहां भारत की तरफ फसल कटाई का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान के खेतों में कोई हलचल नहीं दिख रही है और पूरा इलाका सुनसान है। एबीपी न्यूज इस समय भारत के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में है और सुचेतगढ़ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा के उस तरफ जो इलाका है वो कजरियाल का इलाका है, सियालकोट जिला है जिसका ये इलाका है। और आप देख सकते हैं कि जहां भारतीय खेतों में इस समय आपको किसान नजर आ रहे होंगे, कटाई नजर आ रही होगी, लेकिन वहीं पाकिस्तान का पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरएसपुरा सेक्टर के सामने पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है। इन इलाकों से पाकिस्तान के रेंजर्स के वॉच टावर से लगातार भारतीय इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। पहलगाम हमले को लेकर देश का गुस्सा अभी थमा नहीं है, लेकिन अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कश्मीर में आर्मी की तैनाती के बाद ये हमला हुआ कैसे। पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर यूं तो समूचा विपक्ष हमलावर है, लेकिन सबसे तीखा हमला शिवसेना उद्धव गुट ने किया है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते। समाजवादी पार्टी ने सरकार की जलबंदी वाली नीति पर सवाल उठाए हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के द्वारा बिछाए जाल में फंस रही थी।
कांग्रेस सरकार पर पहलगाम से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप लगा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, नरसंहार के बाद देश के लोगों का जबरदस्त दबाव है। पहलगाम हमले को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। और ऐसे हालात में सबसे ज्यादा डरे हुए वो स्थानीय लोग हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं। उरी सेक्टर के गांव से आपको एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जंग छिड़ी तो क्या होगा, गोला बारूद चलना शुरू हुआ तो क्या होगा, हवाई हमले शुरू हुए तो क्या होगा। ये सच है कि पहलगाम में आतंकी हमले और 26 लोगों की हत्या के बाद हर देशवासी का खून खौल रहा है। आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग उठ रही है, लेकिन इस हालात ने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को डरा दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर उरी सेक्टर के उस गांव में पहुंचे, जहां गोलियों की आवाज सुनते ही लोग बंकर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये एक बंकर है। ये भारतीय आर्मी का बंकर नहीं तो एलओसी पर रहने वाले अपने भारतीय नागरिकों ने बनाया हुआ बंकर है। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पोस्ट, जो पाकिस्तान पोस्ट है, वहाँ से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। और इस तरह हर घर में, लगभग हर घर में उरी और एलओसी पर रहने वाले लोग बंकर बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ये डर नया नहीं है। सीमा पर जब जब तनाव होता है, यहाँ रहने वाले लोगों की सांस फूलने लगती है, क्योंकि पीओके में दुश्मन देश की जो चौकियां हैं वो यहाँ से सीधे नजर आती हैं। तो ये बंकर बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर, जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है, हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। हमने मतलब कुछ टाइम तो हुआ था, बंद हुआ था, उससे हमें बहुत खुशी मिली थी और हमने मतलब बंकर उतना इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम फिर से मतलब जैसी कंडीशंस बनी हुई है, हम नहीं चाहते कि ऐसी फायरिंग फिर से शुरू हो, लेकिन उससे बचने के लिए हमने ये बंकर्स बनाए हैं। दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन जब सूरज ढलता है और सीमा पार से गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो दिल में दहशत बैठ जाती है। आधी आधी रात को उठकर ये लोग सीधे बंकर की तरफ भागते हैं। गोलियां चल सकती हैं, जिसका असर सीधा आप पर हो सकता है, तो उस खौफ के साए में आप लोग जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर, किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, कुछ भी धमाका हो, हमें मतलब बहुत खौफ आ जाता है। हम जल्दी से मतलब कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पहुँचे। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अब खुश थे हम। कुछ टाइम फायर था, सब कुछ था, तो उससे हम बहुत खुश थे, लेकिन अब फिर से जैसी कंडीशन बनी है सर, बहुत खौफ है। रात को भी अगर कुछ थोड़ी सी भी आवाज़ आए, जाग जाते हैं, डर हो जाए। पत्थर और सीमेंट से बने ये बंकर गोलियां तो रोक लेंगे, लेकिन इस डर का क्या होगा जो पैदा होते ही जहन में बैठ जाता है। ये कहानी किसी अकेले नौशाद या अब्दुल की नहीं, सीमा से सटे गांव में रहने वाले हर एक शख्स का यही दर्द है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा। सीमा पर जब जब तनाव होता है तब तब यहाँ रहने वाले लोग सहम जाते हैं, क्योंकि भारत के दूसरे हिस्से के लोग तो सिर्फ कश्मीर और एलओसी की बात टीवी पर सुनते और देखते हैं, लेकिन इन लोगों का हर रोज पाकिस्तान से सामना होता है। ये जो पोस्ट आप कैमरे में देखेंगे, ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी पीर यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाला वो पहाड़ या वो जगह जहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में कई सालों से होता आ रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी हाजी पीर रेंज से 2 आतंकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना ने उनको न्यूट्रलाइज किया। तो हाजी पीर पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हो। मेरी दाईं तरफ अगर आप देखें तो मेरी दाईं तरफ अगर कैमरा हम पैन करेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान है।
पाकिस्तान इन लोगों का सबसे नजदीकी पड़ोसी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकत ही इन लोगों की जान को जोखिम में डालती है। बताया जाता है कि पहलगाम में जो आतंकी घुसे थे वो इन्हीं पीर पंजाल के जंगलों को पार करके आए। जीरो लाइन के इस तरफ का पूरा पाकिस्तान है, हाजी पीर इसको कहते हैं, और ये गांव छोटे छोटे घर देख रहे हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आने वाले गांव हैं और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। इस हाजी पीर के पीछे की अगर बात करें तो वहां पर पीर पंजाल के जंगल हैं। पीर पंजाल के जंगल ये पूंछ से होते हुए यहाँ तक फैले हुए हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर पर फैले हुए हैं। और पहलगाम हमले के दौरान जो आतंकी आए थे, बताया जा रहा है कि वो पीर पंजाल के जंगल से ही पहलगाम तक पहुंचे थे और फिर उसी के रास्ते वो वापस चले गए। पाकिस्तान से आए आतंकियों की वजह से ही अब यहाँ के लोग खौफ के साए में हैं। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता अगर गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो उसकी जिंदगी बचेगी या नहीं। लोगों में बहुत तशवीश है, घबराहट है कि कब क्या हो जाए। लोग नहीं चाहते हैं कि जंग हो, हम अमन और शांति चाहते हैं। हाजी साहब, उरी ने बहुत झेला है। आपने खुद मुझे आप बता रहे थे कि आपका घर भी तोप से उड़ा दिया गया था। क्या क्या चीजें झेली उरी ने इन हालातों के चलते? बहुत दुख झेले, बहुत लोग घर बार छोड़कर चले गए। जंग कहने के लिए बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन ये मायने क्या होते हैं इसे सुनकर ही यहाँ रहने वाले लोग सहम जाते हैं। आंखों में अजीब सा खौफ दिखता है। आप भी डर के साए में जी रहे हैं कि कब भी जंग, क्योंकि पहली मार तो आप पर पड़ेगी। डर के साए में जीता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं जहनी तौर पर परेशान हूँ, मैं जाती बात करता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बैठे हैं, घर मुश्किल से बनाया है। युद्ध दुनिया के कई हिस्सों में हो चुका है, अब भी हो रहा है। युद्ध के मतलब हर कोई जानता है और सबसे ज्यादा ये लोग समझते हैं जो आए दिन गोलियों की आवाजें सुनते हैं, दहशत को सबसे करीब से महसूस करते हैं। जंग नहीं चाहते, जंग बर्बादी है। बातचीत से जो मसला हल होता है वो जंग से नहीं होता। जंग से नुकसान ही हो जाएगा, आदमी मरेंगे, लोग बेघर हो जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। वो लोग नहीं चाहते हैं, अमन चाहते हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी, डर उनके जहन में भी है, और जो लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, डर उन्हें भी लगता है। बॉम्ब चलते हुए सब देखा है, उसको महसूस किया है? हमने तो कुछ साल पहले देखा है, लेकिन हमसे जो हमारे बुजुर्ग वगैरह हैं उन्होंने बहुत झेला है। यहाँ पे बहुत शेलिंग होती थी, नुकसान होता था हमारे घर वालों को, और मकान वगैरह लाइफ का डैमेज होता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। पाकिस्तान को जवाब तो देना है, आतंकियों को मिट्टी में तो मिलाना ही है, आतंक को पालने पोसने वालों को भी सबक सिखाना है। लेकिन क्या इसके लिए युद्ध ही एक रास्ता है, या इसका जवाब किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ मंदिर के हॉल में 100 से अधिक लोग फर्श पर बिखरे हुए नोटों को गिनते दिखाई दिए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर को अब तक 21 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का चढ़ावा मिल चुका है। श्री सांवलिया धाम मंदिर को मिले चढ़ावे की गवाह ये तस्वीरें हैं। मंदिर के हॉल में जहां भी नजर गई, हर तरफ नोट ही नोट नजर आए। हॉल में बैठे करीब 100 लोग नोट गिनते और उनके बंडल बनाते दिखाई दिए। एक किनारे नोटों के बंडलों की दीवार भी दिखाई दी। नोट गिनने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अब तक हुई 4 चरणों की गिनती 21 करोड़ 65 लाख रुपए को पार कर गई है। ये वो रकम है जो श्री सांवलिया सेठ से भक्तों ने चढ़ावे में दिया है। ट्रस्ट के मुताबिक अभी नोटों की गिनती जारी है। नकद चढ़ावे के अलावा श्रद्धालुओं ने भारी मात्रा में गहने, सोना और चांदी भी दान किया है, जिनका वजन और मूल्य निर्धारण अभी बाकी है। साथ ही मनी ऑर्डर के जरिए मिले कैश की गिनती भी होनी है। मंदिर ट्रस्ट को उम्मीद है कि इस बार का चढ़ावा पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तेल अवीव से यरूशलेम को जोड़ने वाला हाईवे आग की लाल लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिया। यरूशलेम के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है, जो तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। जंगल में लगी आग की डरावनी तस्वीर हाईवे से ही दिखाई दी। जलते पेड़ों से निकलती लपटें और उठता हुआ धुआं मीलों दूर से ही नजर आ रहा था। एक जगह तो जंगल की आग ने हाईवे को ही अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर उल्टे पैर भागने लगे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारियों के साथ हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। कई देशों ने आग पर काबू पाने के लिए अपने एयरक्राफ्ट इजराइल भेजे हैं। जंगलों में ये आग बुधवार को लगी थी, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।
एहतियातन हाईवे के पास के रिहायशी कॉलोनियों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। रायपुर में मौसम ने अचानक से मिजाज बदल दिया। तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, एक ट्रैफिक सिग्नल पर टिन शेड गिर गया, कई गाड़ियां दब गई। बचाव का काम वहां पर किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अचानक बदले मौसम की वजह से, तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। ये हादसे हुए हैं कई जगह। एक ट्रैफिक सिग्नल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक टिन शेड गिर गया और उसके नीचे कई गाड़ियां जो खड़ी थी वो दब गई हैं। अब वहां पर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें हैं ये, जहां मौसम बदलने के बाद तेज आंधी आई और उसकी वजह से कई जगहों पर इस तरह के हादसे हुए हैं। ये तस्वीर एक ट्रैफिक सिग्नल की है, जहां पर टिन शेड गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली हल्की बारिश के बीच केदारनाथ धाम पहुंच गई। भक्तों ने डोली का स्वागत पुष्प वर्षा और जय घोषों के साथ किया। डोली जब केदार धाम पहुंची तो भारी संख्या में मौजूद भक्तों ने भक्तिमय अंदाज से स्वागत किया। पूरा धाम हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा था। डोली के साथ ही केदारनाथ के मुख्य पुजारी बागेश लिंग भी धाम पहुंच गए। कल सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। बाबा केदार के दर पर भक्तों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, जिसमें स्थानीय पुलिस से लेकर सुरक्षा बलों के तमाम दस्ते भी शामिल हैं, जो सुरक्षा घेरे को बेहद खास बनाएंगे। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस या सिविल पुलिस से 200+ लोग यहाँ पे हैं। हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ITBP, हमारी अपनी PSC और IRB की कंपनियाँ, साथ में SDRF, NDRF ये भी है। आतंकी खतरों से मंदिर की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए पहली बार केदारनाथ धाम में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की भी मदद ली गई। पहली बार यहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से फ्रिस्किंग और स्कैनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो भी मंदिर में एक्सेस करेगा वो एक प्रॉपर स्कैनिंग के बाद ही करेगा। केदारनाथ में विशेष तौर पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। वहीं क्राउड मैनेजमेंट के लिए टोकन सिस्टम लागू होगा। काउंटिंग कैमरे से श्रद्धालुओं की संख्या पर नजर रखी जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।